Hello everyone. Welcome to next class of our crack series. It is day 6 of this crack series, and if you are following this series since day 1 then congratulations, you are on the right track of your preparation. दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हो डेली तो डेली अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में लगा दिया करो. यू जस्ट हैव टू राइट पी एंड आई विल अंडरस्टैंड कि आप प्रेजेंट हो. राइट तो डेली लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कमेंट में पी लिख दिया करो. इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी एंड हमें पता चलेगा कि आप प्रेजेंट हो, आप लेक्चर देख रहे थे. राइट क्योंकि कुछ लोग 10 दिन बाद देखते हैं, कुछ लोग 12 दिन बाद देखते हैं. तो जब भी आना इस लेक्चर पे पी डालना कि आपने देखा है लेक्चर. राइट पूरा प्रेजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पी लिख के चले जाना. राइट आज का लेक्चर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम करंट अफेयर्स के साथ. एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है रिगार्डिंग कैफ़े. कैफ़े कब नोटिफाई किया गया था? 2017 में. क्या है कैफ़े, किसने स्टार्ट किया था, ये सब चीज़ें समझते हैं. देखो ये कैफ़े जो है ये एक्चुअली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का इनिशिएटिव है. राइट इनिशिएटिव तो क्या बोलेंगे, एक तरह के नॉर्म्स हैं कैफ़े. राइट जैसे आपने BS नॉर्म्स पढ़े होंगे राइट फॉर व्हीकुलर एमिशंस, वैसे ही कैफ़े भी एक तरह के नॉर्म्स हैं. राइट सबसे पहले जान लो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किसके अंडर आता है. इट वाज सेटअप अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001. राइट और 2002 में इसको सेटअप किया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ठीक है, इसी ने बनाए हैं कैफ़े नॉर्म्स. कैफ़े का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ. कैफ़े का फुल फॉर्म नोट कर लो. कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी. राइट दिस इज द फुल फॉर्म फॉर कैफ़े. ये एक नॉर्म्स होते हैं. किस चीज़ के लिए बनाए गए नॉर्म्स, यहाँ पे लिखा हुआ है टू लोअर ऑयल इम्पोर्ट्स एंड ओवरऑल टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस. राइट कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है, ऑयल इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करना है. राइट और क्या करना है, हमें जो फ्यूल की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना है. राइट यानी व्हीकल्स का माइलेज बढ़ाना है. राइट ताकि फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ सके. फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर तो अपने आप ऑयल इंपोर्ट कम हो जाएगा. राइट और कार्बन एमिशन कम हो जाएगा. राइट तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कंपनी से कि जो कंपनीज हैं वो फ्यूल एफिशिएंट कार्स बनाए. राइट ऐसे व्हीकल्स जिनका माइलेज ज़्यादा हो. राइट मतलब वो ज़्यादा किलोमीटर चलें बट फ्यूल कम बर्न हो, ऐसे व्हीकल बनाने को गवर्नमेंट बोल रही है. राइट किस टाइप के व्हीकल्स कवर है इसमें, M1 पैसेंजर कार्स को कवर किया गया है जिसमें 9 सीट्स होती हैं जिनका वेट मैक्सिमम 3500 किलो का होता है. राइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये कैफ़े नॉर्म्स प्रमोट भी करते हैं इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स होते हैं उनको. ठीक है, हाइब्रिड कार्स को, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स को, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए भी है. अब यहाँ पे भी वो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है. मैंने आपको कार्बन क्रेडिट बताया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी क्रेडिट ट्रेडिंग हो सकती है. कैसे, अगर कोई कंपनी है जो कि हाई माइलेज कार बनाएगी उसको क्रेडिट्स मिलेंगे. राइट तो वो कंपनीज क्या कर सकती हैं, उन एक्स्ट्रा क्रेडिट्स को सेल कर सकती है दूसरी कंपनीज़ को. और ये भी कर सकती हैं कि उन क्रेडिट्स को सेव कर लें वो कंपनीज़ और फ्यूचर में यूज़ करें. राइट तो ये मैकेनिज़्म काम करता है. ओवरऑल कैफ़े का मतलब ये है कि कंपनीज़ जो हैं अपने जो व्हीकल्स बना रही हैं उनके एवरेज माइलेज पे ध्यान दें और इसकी वजह से वो क्रेडिट भी अर्न कर सकें. राइट दोनों चीज़ें इसमें साथ साथ हो रही हैं. क्वेश्चन यही आएगा पहले तो कि कैफ़े एक्चुअली किससे रिलेटेड है. तो याद रखना कि फ्यूल एमिशंस को कम करने के लिए है. राइट और दूसरी चीज़ किसके अंडर में है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर में. ये एक मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म है जिससे आपके फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एमिशंस रिड्यूस होंगे और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह हैं वो प्रमोट होंगे. राइट समझ आ गया. अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, सर जो हमने भारत स्टेज नॉर्म्स पढ़े हैं वो भी तो सब लगभग ऐसे ही काम करता है. तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैफ़े में और BS नॉर्म्स में डिफरेंस क्या है. UPSC इस तरीके से आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाता है. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहीं पे धराशायी हो जाओगे. लेकिन आप क्योंकि क्रैक दिख रहे हो तो आपको मैं धराशायी नहीं होने दूंगा. राइट देखो कैफ़े और आपके BS नॉर्म्स में दोनों ही नॉर्म्स हैं, कैफ़े नॉर्म्स एंड BS नॉर्म्स. राइट दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, पहली बात जो कैफ़े है राइट यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो व्हीकल्स के माइलेज पे ध्यान दे रही है, फ्यूल एफिशिएंसी पे ध्यान दे रही है. कैफ़े के अंदर कंपनीज़ को बोला जाता है कि आपके जो व्हीकल्स हैं उनका मिनिमम एवरेज माइलेज होना चाहिए. राइट मिनिमम एवरेज माइलेज होना चाहिए. राइट ये चीज़ बोली जाती है कंपनीज़ को. अब क्या होगा कि ये जो है कैफ़े नॉर्म्स ये डायरेक्टली कंपनीज़ पे अप्लाई होते हैं जो व्हीकल्स को बना रहे हैं, जो इन कार्स को बना रहे हैं. राइट उस कंपनी पे एज अ होल लागू होगा, किसी एक पर्टिकुलर व्हीकल पे लागू नहीं होगा. राइट वहीं जो BS नॉर्म्स है वो हर एक इंडिविजुअल व्हीकल को टारगेट करता है कि आपके व्हीकल से इतना X अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए. इतनी लिमिट हमने तय कर दी है. ठीक है, X अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट सपोज, इससे ज़्यादा आपके व्हीकल से पॉल्यूशन नहीं निकलना चाहिए. तो BS नॉर्म्स का काम है एयर पॉल्यूशन को कम करना. ठीक है, कैफ़े का काम है लोअर ऑयल इंपोर्ट्स, फ्यूल के इंपोर्ट को कम करना, फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाना. राइट
जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, उनको रोकने के लिए हमारे पास BS नॉर्म्स हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ओके। यानी कि कैफ़े का सिंपल सा मतलब है कि माइलेज इम्प्रूव करो, ठीक है, माइलेज इम्प्रूव करो। और BS नॉर्म्स का सिंपल सा मतलब है पॉल्यूशन कम करो, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम करेंगे BBNJ एग्रीमेंट के बारे में। इस एग्रीमेंट के बारे में सुना है आपने? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, राइट। तो दिस इज द फुल फॉर्म फॉर BBNJ, ओके। इस एग्रीमेंट को हाई सीज ट्रीटी भी बोला जाता है। ये हाई सी ट्रीटी के नाम से भी फेमस है, दोनों ही सेम है। अगर दोनों क्वेश्चन है हाई सीज ट्रीटी या BBNJ, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट, तो दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। ये एक्चुअली है क्या? ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसको 2023 में अडॉप्ट किया गया अंडर UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के तहत इसको अडॉप्ट किया गया था 2023 में एग्रीमेंट को। याद रखना, इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया? इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया 2024 में, राइट। अभी US, चाइना, रशिया, जापान जैसे देशों ने इसको नहीं रेटिफाई किया है, बट इंडिया ने इसको साइन कर लिया 2024 में। और इसका स्टार्ट कब हुआ था? 2023 में, ठीक है। तो पहले ये सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। अब इस एग्रीमेंट का एम क्या है? ये एग्रीमेंट मरीन पॉल्यूशन को कम करने के लिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, ठीक है, और जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए इस एग्रीमेंट को बनाया गया है, राइट। न्यूज़ में इसलिए था, लेटेस्ट कंट्री बनी है मोरक्को, जिसने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है 2026 में, राइट। तो लेटेस्ट कंट्री इसको ज्वाइन करने के लिए कौन है? 50th कंट्री इज़ मोरक्को, ओके। इस एग्रीमेंट सबसे खास बात ये है कि ये पहली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनी है टू गवर्न द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन आउटसाइड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब हर कंट्री के पास जो ओशियन है उसका कुछ लेवल तक तो उसके नेशनल ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, जैसे इंडिया का यहाँ तक तो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, बट इसके बियॉन्ड का क्या लॉ है, राइट। तो इसके बियॉन्ड कौन प्रोटेक्ट करेगा? समंदर को। तो इसके लिए ये ट्रीटी है, राइट। सभी देशों का जो बाउंड्री है उसके बियॉन्ड जो ओशियन है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? उसके लिए फर्स्ट लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है टू गवर्न द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन आउटसाइड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। याद रखना, दिस ट्रीटी इज़ फॉर द ओशियन आउटसाइड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, यही की टर्म है यहाँ पे। इस एग्रीमेंट के तहत बहुत सारे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जाते हैं, राइट। इस एग्रीमेंट के तहत निगरानी रखी जाती है कि कहाँ पे ऐसी कोई एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ की जा रही है, लाइक सी बेड माइनिंग वगैरह की जा रही है अगर कहीं पे, राइट। जो बेनिफिट्स हमें मरीन रिसोर्सेज से मिल रहे हैं उनका इक्वल शेयरिंग हो रही है कि नहीं, राइट। जो भी ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज मिल रही हैं, उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं। अच्छा, इसको हाई सी क्यों बोलते हैं? ऐसा एरिया जो कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है उसको हाई सी बोलते हैं। याद रखना कि जो टेरिटोरियल के अंदर है जो सी, ठीक है, वो तो आपके नेशनल टेरिटरी के अंदर है। जो उसके बियॉन्ड है उसको हाई सीज बोलते हैं। किसी भी टेरिटोरियल सी का पार्ट नहीं है वो, राइट। किसी भी इंटरनल वाटर्स ऑफ स्टेट का पार्ट नहीं है। तो ऐसे जो हाई सीज हैं बहुत लार्जली अनप्रोटेक्टेड हैं, राइट। अभी एक्चुअली ओनली 1.2% ऑफ हाई सीज प्रोटेक्टेड है, राइट। तो इस वजह से हमारे जो वर्ल्ड में टोटल 10% ऑफ जो मरीन स्पीसीज़ हैं वो एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, राइट, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया गया। स्कोप देख लेना जो मैंने बताया, ओवरफिशिंग को रेगुलेट करना, डीप सी माइनिंग, बेनिफिट शेयरिंग, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन हाई सीज, राइट। ये सब चीज़ें वही चीज़ें हैं, ओके। यहाँ पे हाई सीज को एक्सप्लेन किया गया है। हाई सीज ऐसे एरियाज़ हैं जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बियॉन्ड है, कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको BBNJ के बारे में काफ़ी है कि आप MCQ सॉल्व कर सको, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी MCQ आए उसको आप सॉल्व कर सकते हो आप, अगर आपके पास इतनी बेसिक नॉलेज है तो, राइट। हर टॉपिक को उतना पढ़ा करो कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए आपका, ताकि आप MCQ में स्टेटमेंट देख के उसको सही गलत पहचान सको, राइट। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स की सबसे खास बात यह है कि ऑप्शंस आपकी आंखों के सामने लिखे होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको कुछ फैक्चुअल नॉलेज है, तो यू विल बी ईजिली एबल टू गेस द रॉन्ग स्टेटमेंट। एटलीस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट तुरंत ही आपकी आंखों में चमक जाएगा, गलत है। और एग्जाम हॉल में जो सबसे पहले लगे कि गलत है ना, तो उसको गलत मान लेना। जो सबसे पहले लगे कि ये स्टेटमेंट सही है उसको सही मान लेना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। सबसे पहले जो आपका ब्रेन चीज़ कहता है वो हमेशा सही होती है, राइट। बाद में वापस आके उसको गलत करके मत चले जाना। तो ये सब MCQ सॉल्व करने के हैक्स हैं। धीरे धीरे मैं आगे जब मूव करूँगा आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इकोनॉमी का, जिसमें हम 4 इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, राइट। नाबार्ड, FCI, नाफेड और अपीडा। ये चारों क्या है, कब फॉर्म हुए थे, इनकी ईयर वगैरह एक बार देख लेते हैं। नाबार्ड का काम क्या है? फार्मर्स को फंड देना, लोन देना, रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, राइट। उसका एक फंड होता है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राइट। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके थ्रू ये लोन्स वगैरह देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करते हैं गाँवों में, राइट। क्योंकि कभी भी फार्मिंग होगी तो वो
मनी से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे नाबार्ड आता है और हेल्प करता है फार्मर्स की और गाँव की, राइट। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, रोड्स डेवलप करना, स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, ये सब काम नाबार्ड का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है RIDF को कौन मैनेज करता है? ये नाबार्ड के अंतर्गत है, विलेज डेवलपमेंट के लिए फंड बनाया गया। एक वर्ड देखना, यहाँ लिखा है रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? रीफाइनेंसिंग मतलब नाबार्ड डायरेक्टली फार्मर्स को लोन नहीं दे रहा है, राइट। हो क्या रहा है कि नाबार्ड लोन दे रहा है बैंक्स को, राइट। बैंक्स को पैसा चाहिए, नाबार्ड ने बैंक को लोन दिया और बैंक ने फार्मर को लोन दिया। सपोज़ किसी फार्मर को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो बैंक जो है उस फार्मर को लोन देगा, ठीक है, लेकिन बैंक इटसेल्फ इज़ गेटिंग मनी फ्रॉम नाबार्ड, राइट। तो याद रखना, नाबार्ड डायरेक्टली फार्मर्स को लोन नहीं देता है। तो यहाँ पे रीफाइनेंसिंग वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। ये तो आपको पता ही होगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बेसिक काम है कि फूड को सिक्योर रखना, सेफ रखना, राइट। फार्मर्स से ग्रेन्स को ख़रीदना, उसके बाद उस ग्रेन को स्टोर करना, राइट, एज अ बफर स्टोर करके रखना, और उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, वहाँ पे राशन सिस्टम होता है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, या एज अ बफर के तौर पे बहुत सारे ग्रेन्स को स्टोर करके रखना। ये सब काम है FCI का, सिंपल सा काम है इसका। नाफेड का काम क्या है? क्रॉप्स की मार्केट प्रोवाइड करना इंडिया के अंदर, राइट। फार्मर्स को सपोर्ट करता है टू गेट बेटर प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स। ये एक तरह के कोऑपरेटिव की तरह काम करते हैं ये लोग, ठीक है। नेशनल लेवल कोऑपरेटिव प्रोक्योरमेंट एंड डोमेस्टिक मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स, इसके लिए काम आता है नाफेड। अगर देश के अंदर बेहतर दामों में फसलों को बेचना है तो फिर नाफेड काम आता है। इसका फुल फॉर्म ही है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट। यानी ये FED स्टैंड फॉर फेडरेशन, ठीक है। NA स्टैंड फॉर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ओके। अपेडा बात आता है जब हमारे इंडियन क्रॉप्स को इंटरनेशनलाइज करने की बात आती है, तो यानी कि उस फूड को एक्सपोर्ट करके, ठीक है, या उसका प्रोसेसिंग करके उसको एक्सपोर्ट करने की बात आए, तब फिर बात आती है अपेडा की, ओके। अगर फॉरेन में बेचना है तो अपेडा का काम आएगा, देश के अंदर बेचना है तो नाफेड काम आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सब पे क्लियर होने चाहिए। अपेडा एक्चुअली हेल्प्स इंडियन प्रोडक्ट्स टू रीच द ग्लोबल मार्केट्स, राइट। अपेडा का फुल फॉर्म में ही अपेडा का काम छुपा हुआ है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक बार इन सबके ईयर भी देख लेना। नाबार्ड का फाउंड किया गया था 1982 में, राइट, RBI के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाउंड किया गया था 1965 में, राइट। नाफेड 1958, ओके। इन सब में सबसे पहले नाफेड था 1958, नॉट 85, 58। और आपका अपेडा 1986 लिखा ही हुआ है, राइट। तो याद रखना, कभी कभी ना ये सारे जो है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो चारों को क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे RIDF का भी ईयर पता होना चाहिए आपको, 1995-96, नाबार्ड का 1982, FCI का 1965, नाफेड का मैंने आपको बता ही दिया 1958 लिख लेना, अपेडा का 1986, ओके। ऑल्सो अपेडा कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेयर, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह फंक्शन करता है, ठीक है, विद एक्सट्रीम डेंसिटी कंसंट्रेशन नियर द प्लैनेटरी सरफेस। जो प्लैनेट की सरफेस है, जो अर्थ की सरफेस है, वहाँ पे डेंसिटी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की हाइट में ऊपर जाते हैं, डेंसिटी कम होने लगती है, राइट। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको डॉट डेंसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, राइट। मतलब जो सरफेस के पास है बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी, राइट। एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी सरफेस के पास, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, वो डेंसिटी कम होने लगेगी, राइट। अब सरफेस के पास एयर बहुत डेंस है, राइट, यानी कि ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा डॉट्स दिखाए गए हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पे एयर थिन होती जाएगी, पार्टिकल्स लेस होते जाएंगे, राइट। ऐसा होता क्यों है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी पुल्स मोर एयर एंड पार्टिकल्स टुवर्ड्स द सरफेस, राइट। तो ये सिंपल सा फंडा, जब भी एटमॉस्फेयर की बात आए याद रखना, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे डेंसिटी कम होगी एटमॉस्फेयर की, राइट। तो आई होप आपको इस डॉट वाले मेथड से ये चीज़ तो याद रह जाएगी। एक चीज़ याद रखना कि 29 किलोमीटर का थ्रेशोल्ड होता है। 97% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास लाइज विद इन द फर्स्ट 29 किलोमीटर, राइट। पहले जो 29 किलोमीटर होते हैं पृथ्वी पे, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से आपके ऊपर जो 29 किलोमीटर है, वहाँ पे मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक मास उतनी ही दूर में होता है, राइट। टोटल एक्सटेंट क्या होती है एटमॉस्फेयर की? लगभग 0 से 16 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी। उसके बाद ऊपर जाते जाते लगभग 29,000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला होता है, राइट। तो सी लेवल के अबव 16 किलोमीटर से लेके 29,000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेरिक डेंसिटी है, बट ऊपर जाते जाते बहुत कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द मास जो है वो यहीं बताया ना, 29 किलोमीटर, फर्स्ट 29 किलोमीटर तक 97% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास होता है,
राइट। क्या क्या फंक्शन होते हैं एटमॉस्फेयर के? जो भी हमारे हार्मफुल अनवांटेड रेडिएशंस होते हैं उनको फिल्टर कर देता है, राइट। जो इसेंशियल गैसेस होती हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल हैं उनको सस्टेन करता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की खास बात यह है इसकी जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, राइट। एयर जो है जैसे जैसे ऊपर जाओगे थिन होती जाएगी और लेस डेंस होती जाएगी, तो ये तो अनइवन तो है, राइट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, याद रखना। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में होती है इसको जान लो। जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 78.08%, राइट। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला के 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम कवर कर लेते हैं, राइट। कुछ ट्रेस गैसेस भी होती हैं, मतलब मेजर तो हो गया ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके एग्जैक्ट परसेंटेज आपको पता होने चाहिए। नाइट्रोजन लगभग 78% के आसपास है, ऑक्सीजन 20%, राइट। तो इन दोनों ने मिला के तो पूरा 90% तो यही कवर कर लिया, राइट, या 99% फॉर दैट मैटर, ओके। अब ये जो बचा हुआ 1% है इसमें ये सारी आ जाती हैं। यहाँ पे आर्गन आता है 0.93%, फिर CO2, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ये आपको रटा होना चाहिए। बट इस डायग्राम की वजह से आप ये तो नहीं भूलोगे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ा सा आर्गन ये टॉप 3 है, राइट। उसके बाद CO2 आता है। कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे अलग अलग बार अलग अलग तरह से दे चुका है, राइट। सबसे ज़्यादा CO2 है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और आर्गन जो है वो CO2 से भी ज़्यादा है, राइट। इस तरीके से चीज़ों को पढ़ो। कुछ वेरिएबल गैसेस भी हैं जैसे कि ओजोन भी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन ट्रेस वेरिएबल में, राइट। इसका परसेंटेज फिक्स नहीं है। वाटर वेपर भी फ्लक्चुएट करता था 0% से 4% के बीच में, तो ये दोनों भी है, याद रखना। अब थोड़ी सी सेलेनोलॉजी कर लेते हैं। सेलेनोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ मून, ठीक है। मून की स्टडी करने को बोलते हैं सेलेनोलॉजी, राइट। मून काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। मून क्या है? अर्थ की इकलौती सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जब अर्थ के सबसे पास होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी, राइट। और मून जब अर्थ से सबसे दूर होता है, राइट, तो उसको बोलते हैं अपोजी। मून जब अर्थ के सबसे पास होगा तो टाइड्स वगैरह को इम्पैक्ट करेगा, तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्गर टाइड्स होती हैं, राइट। और मून जो है बहुत बड़ा दिखता है, राइट। सुपर मून, यही कॉन्सेप्ट है, जब सबसे पास होता है तो बहुत बड़ा दिखता है, सुपर मून बोलते हैं उसको। तो पेरी का मतलब पास, इस तरह से याद रखना। और जब मून सबसे ज़्यादा दूर चला जाता है, फारदेस्ट होता है अर्थ से, तो टाइड्स बहुत वीक होती हैं, समंदर की जो लहरें हैं वीकर टाइड्स, राइट। मून बहुत ही छोटा दिखता है, माइक्रो मून, राइट। ये चीज़ें याद रखना। एपो का मतलब एपे और पेरिजी का मतलब पास, इस तरह से, ठीक है। ए से अवे याद रखना और पी से पास, तो आपको हमेशा याद रहेगा अपोजी पेरिजी में, कंफ्यूज मत होना कभी, राइट। मून के साथ एक लफड़ा है टाइडल लॉकिंग का। टाइडल लॉकिंग का मतलब क्या है? मून रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है सेम ड्यूरेशन में। 27.3 डेज लगते हैं इसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने में भी, राइट, और अपने रोटेट करने में भी 27 डेज ही लगते हैं। अब कोई चीज़ अगर सेम टाइम पे ही रोटेट कर रही है और उसी ड्यूरेशन में वो रिवॉल्व भी कर जा रही है, राइट, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमें तो सेम ही फेज दिखेगा उसका हमेशा। तो मून हमेशा सेम फेज ही दिखाता है अर्थ को, क्योंकि उसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन का टाइम बिल्कुल सेम है। 27.3 डेज में उसका रिवॉल्यूशन होता है और रोटेशन भी सेम ड्यूरेशन में होता है। साइनोडिक पीरियड क्या होता है? टाइम बिटवीन सेम फेजेस ऑफ मून। मतलब अगर फुल मून है, राइट, फुल मून है, तो जो नेक्स्ट फुल मून आएगा उसके बीच का जो टाइम है वो 29.5 डेज होता है। अगर न्यू मून है तो जो नेक्स्ट न्यू मून आएगा उसके बीच का टाइम भी 29.5 डेज होगा। इसको बोलते हैं साइनोडिक पीरियड। तो याद रखना कि मून का रोटेशन और रिवोल्यूशन का पीरियड 27.3 डेज है और साइनोडिक पीरियड है 29.5 डेज, ठीक है। एग्जैक्ट चीज़ें ये सब पता होनी चाहिए आपको, इग्नोर कर देते हो आप लोग। अब आप में से देखता हूँ कौन मुझे बता पाता है कि जब इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन का पीरियड 27.3 डेज है तो साइनोडिक पीरियड 29.5 डेज कैसे हो रहा है, राइट। एक्चुअल ऑर्बिट तो 27.3 डेज में कवर हो जा रहा है, देन ये क्यों हो रहा है 29.5 डेज? किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं पता है तो लिख देना सर नहीं पता है, आई विल टेल यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियोस, ओके। चलो देखते हैं किसको किसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मून एक फॉसिल प्लैनेट है, जियोलॉजिकली इनएक्टिव है, राइट। नियरली इतना ही पुराना है जितना पुराना अर्थ है, राइट। मून का एग्जैक्ट मास जो है 7.35 इंटू 10⁻22 kg है, यानी कि 1.23% ऑफ द अर्थ है। ये याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मून में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इस वजह से बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स होते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस दिन में होता है और -170 डिग्री सेल्सियस नाइट में होता है। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स होते हैं बिटवीन डे एंड नाइट। इतने फैक्ट्स आपको मून के बारे में पता होने चाहिए। मून के बारे में ये भी याद रखना कि क्योंकि इसका रोटेशन बिल्कुल लॉक्ड है तो इसलिए हमें सिर्फ 59% ऑफ मून सरफेस ही दिखता है, हमेशा अर्थ से एक तरफ ही दिखता है ना। तो 59% सरफेस से विजिबल होता है, 41% जो फार साइड होता है हमें अर्थ से नहीं दिखता है, राइट। ये जो फार साइड है यहीं पे है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अपोलो 11 की लैंडिंग यहीं पे हुई थी। मून के अंदर कुछ क्रेटर्स हैं जिनके नाम पता होने चाहिए। बेली क्रेटर,
राइट। और एरिस्टार्कस ये ब्राइटेस्ट क्रेटर है। मून के अंदर कुछ बेसिन्स भी हैं, ओरिएंटल एंड एम्ब्रियम बेसिन्स, और एक सी भी है, लार्जेस्ट सी है ओशियानस प्रोकेलरम, राइट। मून की हाईएस्ट पीक भी है लीबनिट्स डोर्फेल माउंटेन। तो ये सब टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है, आपसे एग्जामिनर ये सब चीज़ें टेस्ट कर सकता है। और मून पे काफ़ी सारे चंद्रयान वगैरह और आए दिन हर कंट्री कुछ ना कुछ भेजती रहती है, तो यू शुड एटलीस्ट गेट सम आइडिया अबाउट द मून। ओके, आगे हम बात करेंगे चालुक्याज ऑफ बादामी की। जब वकाटाकास का डिक्लाइन हुआ उसके बाद चालुक्याज ऑफ बादामी ने अपना डोमिनेंस डेक्कन वाले रीजन में इस्टेब्लिश करा। इसके फाउंडर थे पुलकेशिन वन, कैपिटल थी वतापी, जो बादामी है ना कर्नाटका में, उसको वतापी बोलते थे, राइट। तो पुलकेशिन वन, राइट, वॉज द फाउंडर। इसी डायनेस्टी के एक राजा थे कीर्तिवर्मन वन, जिन्होंने गोवा को कॉन्कर किया और किंगडम को एक्सपेंड किया। बट इस जो डायनेस्टी थी वो जेनिथ पे कब पहुंची, हाईएस्ट प्रोफाइल कब आई, पुलकेशिन टू के टाइम पे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ बादामी ब्रांच। ओके, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रीच दिखाई बाय सेंडिंग एम्बेसी टू पर्शियन किंग खुसरो टू। इन्होंने खुसरो टू जो पर्शियन किंग थे उनके पास एम्बेसी भेजी पुलकेशिन टू ने। चालुक्याज ऑफ बादामी ने एक नए टेम्पल आर्किटेक्चर का शुरुआत की थी, विसारा स्टाइल। मैंने आपको नगारा और द्रविडियन स्टाइल पढ़ाया था ना, तो इन दोनों को मिक्स करके विसारा स्टाइल कौन से डायनेस्टी में ऐसे टेम्पल बने शुरू हुए, चालुक्याज ऑफ बादामी के ही टाइम पे। ये चीज़ याद रखना। पुलकेशिन टू के ही कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने संस्कृत में जो है लिखा था एहोल इंस्क्रिप्शन, राइट। संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा था एहोल इंस्क्रिप्शन को। एहोल की बात हुई है तो एहोल बहुत फेमस था, वहाँ पे 150 से ज़्यादा टेम्पल्स बनाए गए। उसमें जो कुछ नोटेबल टेम्पल्स हैं उनके नाम है लतखान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, मेगुती जैन टेम्पल, राइट, हुच्ची मोली गुडी टेम्पल। ये सारे टेम्पल एहोल के अंदर ही हैं। तो एहोल एक क्रैडल था फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर। 150 टेम्पल्स थे, राइट, जिसमें ये लतखान टेम्पल तो आपको पता होना ही चाहिए। ओके, उसके बाद पत्तादकल में भी इन लोगों ने टेम्पल्स बनाए, जिसमें बहुत फेमस टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल किसने बनवाया था, क्वीन लोका महादेवी ने बनवाया था। ये विक्रमादित्य सेकंड की वाइफ थी, राइट, ये भी इसी डायनेस्टी के राजा थे। उनकी वाइफ लोक महादेवी ने विरूपाक्ष टेम्पल बनवाया था। याद रखना इसको, किसकी वाइफ थी ये, विक्रमादित्य टू की। इसके अलावा त्रिलोकेश्वर टेम्पल भी बनाया गया था। ये विक्रमादित्य की दूसरी रानी थी त्रिलोक महादेवी, इन्होंने बनवाया था, राइट। एक थी लोक महादेवी, एक थी त्रिलोक महादेवी, दोनों ही विक्रमादित्य टू की वाइफ थी। एक ने विरूपाक्ष टेम्पल बनवाया, एक ने त्रिलोकेश्वर टेम्पल बनवाया। ये फैक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। पूछा जाएगा कि ये एहोल जो था, राइट, ऐसे पूछा जाएगा कि किसको बोला जाता है क्रैडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, तो एहोल का जिक्र आना चाहिए। एहोल इंस्क्रिप्शन तो आपने पढ़ा ही होगा ना रवि कीर्ति का। तो एहोल जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस था, और पत्तादकल भी। उसके बाद बादामीज का फॉल हुआ तो चालुक्य में दो डायनेस्टीज आई, चालुक्य इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, राइट। चालुक्याज ऑफ वेंगी ईस्ट में थे और चालुक्याज ऑफ कल्याणी वेस्टर्न में थे। डिक्लाइन कैसे हुआ, जो लास्ट रूलर थे कीर्तिवर्मन टू, कीर्तिवर्मन सेकंड बोल सकते हो, राइट, उनको डिफीट किया था दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग कौन से डायनेस्टी के थे, राष्ट्रकूता डायनेस्टी के, राइट। उन्होंने उसके बाद डेक्कन पे कैप्चर कर लिया था। तो बादामीज का डिक्लाइन हुआ था क्योंकि दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन टू को मार दिया था। इस तरह से याद रखना। चालुक्याज ऑफ बादामी के लास्ट रूलर थे कीर्तिवर्मन टू, बट चालुक्याज ऑफ वेंगी किसने फाउंड किया था, ईस्टर्न वाला, ईस्टर्न चालुक्याज बोलते हैं इनको, वेस्टर्न चालुक्याज बोलते हैं, राइट। तो ईस्टर्न चालुक्याज के जो फाउंडर थे वो थे विष्णुवर्धन, राइट। ये पुलकेशिन टू के ब्रदर थे। आंध्रा वाले रीजन में, क्योंकि आंध्रा ईस्ट में है ना, तो आंध्रा वाले रीजन में ये रूल करते थे। ओके, उसके अलावा चालुक्याज जो वेस्टर्न चालुक्याज थे उसके फाउंडर थे तैलप सेकेंड, राइट। इन्होंने राष्ट्रकूता किंग को हराया था, कर्क सेकेंड को इन्होंने हराया, तैलप टू ने, राइट। यानी यहाँ पे राष्ट्रकूता राजा ने इनकी डायनेस्टी खत्म कर दी बादामी वालों की, कीर्तिवर्मन टू को हरा के। वहीं वेस्टर्न चालुक्याज के तैलप सेकेंड ने राष्ट्रकूता राजा को हराया था और उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी मान्यखेत से कल्याणी। मान्यखेत से कल्याणी कैपिटल किसने शिफ्ट करी, वेस्टर्न चालुक्याज के राजा तैलप टू ने। इन डायनेस्टी के बारे में इतना ही पता रहे बहुत है, की रूलर्स वगैरह को याद करने की कोशिश मत करना। ओके, लास्टली हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ट्रेड होता था वो कौन सी चीज़ें कहाँ से आती थी, जिसमें पता लगेगा कॉपर तो हमारा खेतरी राजस्थान से आता था, बलूचिस्तान से आता था, अरेबिया से भी आता था। गोल्ड हमारा कोलर कर्नाटका से आता था, ठीक है। सिल्वर आता था अफगानिस्तान पर्शिया से। लैपिस लजूली एंड सफ़ायर जैसी चीज़ें अफगानिस्तान के बदख्शां से आती थी, ठीक है। स्टेटाइट आता था महाराष्ट्र से। एमेथिस्ट एंड कर्नेलियस आते थे सौराष्ट्र एंड वेस्ट एशिया से। जेड आता था शहर शोकता ईरान से। याद रखना ये बदख्शां कहाँ है, अफगानिस्तान में है, ऐसे करके भी मैच करने को दे देता है, राइट। शहर सोख्ता कहाँ है, ईरान में है, जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पे जेड आया करता था हमारे पास, राइट। टिन आता था अफगानिस्तान से, ओके। और बाकी चीज़ें हमने देख ली, कॉपर वगैरह देख लिया, राइट।
यहाँ पे गोल्ड क्या रखना, कोलर कर्नाटक के अलावा गोल्ड अफगानिस्तान, ईरान, हर जगह से आता था, बट मेनली कोलर कर्नाटका से आता था, राइट। ये जो टिन है ना जो अफगानिस्तान से आ रहा है, यहाँ पे एक ना हमारा करना बिहार से भी टिन आता था। बेसिकली जब मैं बोलता हूँ आता था, इट मीन्स सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, ये याद रखना। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। शाम को क्विज अटेंड करना, ठीक है, देखना कितने अटेंड कर पाते हो, और जब मैंने क्वेश्चन लेक्चर में पूछे हैं वो उसके आंसर कमेंट्स में लिखना, साथ ही साथ कमेंट में बताओ कि आप प्रेजेंट हो। ओके, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।